नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है और संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज जारी रहेगी। लोकसभा में यह प्रस्ताव सर्बानंद सोनोवाल ने पेश किया था और तेजस्वी सूर्या ने इसका समर्थन किया था। सदन ने इस पर चर्चा के लिए 18 घंटे का वक्त आवंटित किया था। वहीं राज्यसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त निर्धारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। संसद में आज क्या कुछ रहेगा खास और तमाम बजट सत्र को लेकर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर भोला सिंह जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो कि सांसद है लोकसभा के। डॉक्टर भोला सिंह जी, स्वागत है आपका, धन्यवाद हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मदन राठौड़ जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मदन जी आपका और धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय सेठिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले जो एजेंडा आज निर्धारित है, लिस्टेड है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। संसद के बजट सत्र का, जैसे मैंने कहा, 7वां दिन। सूचीबद्ध जो कार्य है उनके बारे में नजर डालें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी कच्चे तेल की आयात नीति की समीक्षा पर संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट पर आज अपना वक्तव्य देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में सोमवार से शुरू हुई धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। तो ये तमाम एजेंडा लोकसभा का है, जो कि आज लिस्टेड है। वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर चर्चा आज शुरू होगी लोकसभा में। राज्यसभा यानी उच्च सदन की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा जारी रहेगी। और इसके अलावा प्रश्नकाल में भी काफी अहम मंत्रालय हैं जिन पर बातचीत होगी और प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही संसद भवन परिसर में मेरे सहयोगी सुरेंद्र कुमार जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे आज का अपडेट। शुरुआत हम कर लेते हैं। डॉक्टर भोला सिंह जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत कर रही हूं और हमने देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है वो लोकसभा में एक निर्णायक मोड़ पर है कहीं ना कहीं, लेकिन गतिरोध के चलते ये चर्चा पूरी नहीं हो पाई। हमने देखा किस तरह से व्यवधान हुआ है और कल भी कार्रवाई नहीं चल पाई। देखिए, सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण पर सदन में चर्चा शुरू हुई और बहुत अच्छे माहौल में चर्चा शुरू हुई। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का बोलने का नंबर आया तो हमने देखा कि उन्होंने राष्ट्रपति जी का बिना नाम लिए, बिना उनके अभिभाषण पर कुछ बोले, बिना धन्यवाद किए, इधर उधर की बातें करके सदन को, देश को गुमराह करने का काम शुरू किया। बार बार स्पीकर साहब के गाइडेंस के बाद भी वो लगातार इधर उधर की बातें करते रहे। सदन स्थगित हुआ, परसों भी सदन स्थगित हुआ और कल भी पूरे उसमें, मतलब 3 दिन से लगातार राहुल गांधी जी की वजह से सदन नहीं चल पा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमने देखा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के दलितों को, देश के आदिवासियों को सम्मान देने का काम शुरू हुआ और हमने देखा कि पहली बार जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी तब से कांग्रेस की ऐसी पॉलिसी हो गई कि पता नहीं क्यों उनके मन में ऐसा है कि वो हमेशा उसी हीन दृष्टि से उनको देखते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, निरंतर अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अभी परसों की घटना है, श्री कृष्ण प्रसाद ट्रिनिटी जी जो सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, वो दलित समुदाय से आते हैं, वो चेयर पे थे, पीठासीन की तालिका में उनका नाम था, वो चेयर पे थे और बार बार वो राहुल गांधी जी से बोल रहे थे कि माननीय सदस्य आप अपना विषय रखिए और जो स्पीकर साहब ने गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग रखिए। लेकिन राहुल गांधी जी उन्हीं को बोलने लगे कि अब मतलब आप मुझे कैसे बोल सकते हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, आपको क्या अधिकार है मुझे बुलवाने का। और उनके इशारे पे कांग्रेस के सांसद, उनके गठबंधन के सांसद लोकसभा महासचिव की चेयर पर, टेबल पर चढ़ के उनके अपने ट्रिनिटी जी के ऊपर पेपर फेंकने लगे, उनसे अभद्र व्यवहार करने लगे। ऊपर चढ़ने वाले थे वो, तो उनको मजबूरी में हाउस को एडजर्न करना पड़ा, नहीं तो ऐसा था कि पता नहीं क्या उनके साथ में करते। तो ये लगातार कांग्रेस की पॉलिसी हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी ऐसा होता है, पिछले सत्र में भी हमने देखा कि ओबीसी के हमारे 2 सांसद प्रताप सारंगी जी, मुकेश राजपूत जी, राहुल गांधी जी धक्का मक्का मार के उनको गिरा, एडमिट रहे वो हॉस्पिटल में काफ़ी समय। अभी सामान्य राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण पे है तो राहुल गांधी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। कोई दलित स्पीकर उस पर बैठता है तो उसके साथ में बहुत व्यवहार कराते हैं। अभी कल हमने देखा नवनीत बिट्टू जी
जो मंत्री हैं हमारे, वो वहाँ से निकल रहे थे, उन पर कमेंट्स करने लगे, उनको गद्दार बताने लगे। तो ये मानसिकता जो विपक्ष की हो गई है, वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गरीबों को, दलितों को, देश की महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को सम्मान मिला, देश प्रगति के रास्ते पे बढ़ा है। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता लगातार प्रधानमंत्री जी के उसमें भाजपा एनडीए को समर्थन दे रही है और ये इनकी बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो हार की हताशा है, वो संसद में अब ऐसा लगता है कि जैसे वो संसद में देश की जनता के हित के लिए नहीं, वो लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, लोगों को आरोपित करने के लिए आते हैं। मदन राठौड़ जी, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उत्तर कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो संसद की पूरी चर्चा, जो बहस हुई है, उसको एक दिशा देने वाला माना जाता है। हमने देखा कि लोकसभा में व्यवधान के कारण कल उत्तर नहीं हो पाया, क्योंकि पूरी संभावना थी कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे लोकसभा में। ऐसे में आज संभावना मानी जा रही है कि राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री अपना रिप्लाई दे सकते हैं। किस तरह से इस बहस को समेटेगा और आगे की दिशा तय करेगा ये उत्तर? राज्यसभा में तो बहस हुई थी और सबको समान अवसर बराबर दिया गया था, जिसमें हमारे लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा जी ने भी बोला, अपोजिशन के खड़गे जी ने भी बोला। राज्यसभा में तो बहस हुई, लेकिन खड़गे जी का भी व्यवहार कोई बहुत अच्छा नहीं था। उनको निर्धारित समय से भी 15 मिनट और अधिक बोलने दिया गया, लेकिन ज्यों ही हमारे नेता की बोलने की बारी आई, वो लोग बाहर निकल गए। तो ये ठीक नहीं है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। जैसा निर्देश होता है, सोनिया जी आती है, सदन में बैठती है, वो थोड़ा हाथ से इशारा करती है तो सारे एकजुट होकर के और हंगामा करने लग जाते हैं। सदन की कार्यवाही में रुचि नहीं है इन लोगों की, ये तर्कसंगत बहस नहीं करते। खड़गे जी थोड़ा ठीक बोलते हैं, लेकिन ठीक बोलते बोलते एकाएक वो भी उसी लाइन पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज वक्तव्य देंगे, तो वो सब ने क्या क्या विषय वस्तु रखी है उनका भी जवाब देंगे, और बाकी जो भी इस विषय पर जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अपना अभिभाषण दिया था, वो सरकार की उपलब्धियों से संबंधित था। तो वो वास्तव में उपलब्धियां है, किया है काम। वैसे हमारे उपसभापति जी और हमारे सभापति जी भी, वो भी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सदन चलाना चाहते हैं। सदन चल रहा है, हमारे राज्यसभा में बहस भी हो रही है, काम भी हो रहा है, प्रश्न भी होते हैं, 0 आवर भी हो रहा है, सारी कार्रवाइयाँ हो रही है, व्यवस्थित तरीके से हो रही है। ठीक है। और अजय सिधिया जी, कैसे अब देखेंगे आप, क्योंकि अगर हम तुलना करें पिछले कई वर्षों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, इस बार आप इसे कैसे देखेंगे, समझेंगे? लोकसभा में हमने व्यवधान देखा, राज्यसभा में अपेक्षाकृत हमने चर्चा को देखा है होते हुए, लेकिन ये एक औपचारिक प्रक्रिया भर नहीं माना जाता, बल्कि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि संसद की सोच को परखना, पॉलिसी का रोड मैप होना, जिस पर चर्चा अच्छी हो, आलोचना भी हो या कुछ मुद्दे उठाए भी जाएं, तो वो भी एक सही तरह से नियमों के तहत उठाए जाएं। इस साल जो चर्चा रही है अब तक, इसे आप कैसे समेटेंगे? देखिए, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, मैं तब से सदन को कवर कर रहा हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर व्यापक चर्चा होती है, हर विषय पर चर्चा होती है, लेकिन टारगेटेड एक ही विषय चुन लेना और उसी को ही अपना एजेंडा बना लेना, ये ठीक नहीं है। अगर विपक्ष के नेता एक विषय पर बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें अलग से स्पीकर को नोटिस देना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था कि मैं इस मुद्दे पर बहस चाहता हूं। ये एक मैगजीन में छपा है, एक किताब है, उसकी चर्चा है, उस पर मैं चर्चा चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्हें इस मुद्दे को नहीं लेना चाहिए था, वह गलत था और वहीं से ही शुरुआत हुई। संभवतः पिछली बार से भी हम देख रहे हैं, 2-3 बार से लगातार देख रहे हैं, वह एक एजेंडा तय करके आते हैं, पूरे हाउस के पूरे सत्र में वह उसी एजेंडे पर चलते हैं। 2019 में उन्होंने जो चुनावी मुद्दा बनाया था, चौकीदार चोर वाला, जब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद जब वहां पर शुरू हुई, तो फिर उन्होंने वो ही मुद्दे उठाए, राफेल वाला और सारा, उससे आगे वो नहीं लगातार बढ़े। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव को मुद्दा बनाया, पिछले मतलब जैसे ही लोकसभा का गठन हुआ तो उसको ही 2 सत्र तक चलाते रहे। अब उन्होंने नरवणे की किताब को ले लिया है।
मैं समझता हूं कि ये विषय राष्ट्रपति के अभिभाषण में आने की बजाय अलग से चर्चा, अलग से नोटिस होता तो ज़्यादा ठीक रहता। लेकिन पिछले 3-4 दिन जो बर्बाद हुए हैं वह मुझे लगता है आज भी सदन नहीं चलेगा, क्योंकि विपक्ष ने ठान लिया है। कल प्रियंका वाड्रा ने बाकायदा कह दिया था कि अगर आप हमारे सदस्यों को नहीं बोलने देंगे, अगर आप राहुल गांधी को नहीं बोलने देंगे, तो हम प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे, सत्ता पक्ष के लोगों को भी नहीं बोलने देंगे। कल शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री का भाषण निर्धारित था, सारी तैयारियां भी हो गई थी, लेकिन उससे पहले जो माहौल बनाया गया, जिस प्रकार लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ये 1952 में संसद का गठन हुआ, निर्वाचित संसद का गठन हुआ, संसद तो पहले भी थी, उससे लेकर के अब तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई कि लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामा हो। ये पहली बार हुआ है। ये हम समझते हैं कि लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले जो सांसद हैं, किसी भी पार्टी के भी हों, सत्ता पक्ष भी करता है कि संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा हम कर रहे हैं, विपक्ष वाले भी यही दावा करते हैं। ये उन सब के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। कल लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऐसा कभी सुना नहीं गया, कभी देखा नहीं गया जो कुछ हुआ है। हंगामा करना, खड़े होकर, लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में कभी खड़े होकर के भी बात होती हमने नहीं देखी। जितने लोग आते हैं, जितने बुलाए जाते हैं, बैठ के, अगर ज़्यादा होते हैं तो बाहर जो है कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके बातचीत होती रही है। इसको, इन सब को हमने लंबे समय तक देखा है, कवर किया है। बाहर हंगामा होता है, सदन के बाहर भी बहुत हंगामा होता है, धरना होता है, नारेबाजी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जब स्पीकर के चैम्बर में आप जाते हैं तो वहाँ गरिमामयी ढंग से बातचीत होती है। वह कल नहीं हुई, ये पहली बार हुआ। और संसद के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री का भाषण निर्धारित था, वह नहीं होने दिया गया, और उसकी भूमिका 4 बजे ही बांध ली गई थी। सरकार तैयार थी, सुरक्षा के इंतजाम भी कर लिए गए थे, लेकिन देश में एक गलत मैसेज ना जाए कि सांसद संसद के अंदर क्या करते हैं, जिसकी संभावना दिख रही थी, आशंका थी जिसकी, इसलिए सरकार ने बुद्धिमत्ता दिखाई, कि प्रधानमंत्री ने बुद्धिमत्ता दिखाई कि उन्होंने फैसला किया कि इसको आज स्थगित कर दो, और स्थगित विपक्ष के दबाव में करना पड़ा, और यह भी पहली बार हुआ है, और ये बहुत शर्मनाक है। मैं समझता हूं बहुत सभ्य ढंग से सदन को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। स्पीकर का चैम्बर एक वह मंच है जहां पर दोनों पक्ष आकर के सहमति बनाते हैं कि किस प्रकार हम सदन को चलाएं, क्योंकि अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करें। हर चीज की सॉल्व तो होता ही है। हमने वह समय भी देखा है जब सोमनाथ चटर्जी ने कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे देता हूं जी, और वह स्थिति भी सदन में हमने देखी, लेकिन उसका भी हल निकला, उसका भी हल निकला। हल हर बात का निकलता है, ये संसद है ही हल निकालने के लिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। सीधे हम संसद भवन परिसर इस समय रुक करेंगे। सुरेंद्र कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, तमाम चर्चा जो मेहमानों के साथ हो रही है वो आप सुन ही रहे होंगे। लोकसभा को लेकर अगर अपडेट लें तो बताइए, पहले तो लिस्टेड एजेंडा क्या है और आसार कितने लग रहे हैं, क्योंकि पिछले हमने 2 कार्रवाई देखी है, 2 दिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं चल पाई है लोकसभा को लेकर, तो क्या आसार लग रहे हैं आज? देखिए, जो आसार हैं वो देखिए, कल प्रधानमंत्री के जो धन्यवाद प्रस्ताव पर रिप्लाई आना था उस पर बाधित करने से ही शुरू हो गई कि मंशा साफ जाहिर कर दी है विपक्ष ने कि वो हाउस को बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। जिस तरह से 2 दिन सोमवार, शुक्र और मंगलवार को प्रश्नकाल भी चला, लेकिन कल बिल्कुल प्रश्नकाल भी नहीं चलने दिया। सदन के अंदर हो या बाहर विपक्ष के सांसद एकजुट होकर सरकार के काम को बाधित कर रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। कल भी 4 बार लगातार संसद को बाधित किया गया। जब प्रधानमंत्री का रिप्लाई होना था, उसकी तय था लगभग कि आज होना है, लेकिन उसको भी विपक्ष की महिला सांसदों ने सत्ता पक्ष में जाकर हंगामा कर कर हाउस को बाधित किया गया। अब ऐसे में अगर बात करें आज के एजेंडे की, तो आज सदन में कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, कई मंत्रालयों से संबंधित विषय जो हैं उसमें प्रश्नकाल में पूछे जाने हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो
जनजातीय मंत्रालय से संबंधित है। वीरेंद्र सिंह ने पूछा है उनके क्षेत्र में जो समस्या है जनजातीय समुदाय को, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या रोजगार की बात करें, उसको लेकर उन्होंने सवाल किया है कि किस तरह से आवासों की कमी है उनके क्षेत्र में, उसको लेकर सरकार जवाब दे, ये उनका प्रश्न है। वहीं दूसरा प्रश्न केरल से है। केरल के सांसद जो हैं बेनी बेनन जी ने हाईवे को पर बाईपास को लेकर सरकार से सवाल किया है। जो डीपीआर में लेट हो रहा है उसकी वजह से जो परियोजना है वो लटकती जा रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ये जनहित का बेहद महत्वपूर्ण विषय है। वहीं बात करें हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना के जो सांसद हैं उन्होंने किरण रेड्डी, उन्होंने जो ORR के बाहर नई टाउनशिप की बात की है, उसको लेकर विषय प्रश्नकाल के माध्यम से उठाया है, उसका सवाल होना है। वहीं एक और महत्वपूर्ण विषय है जो कि डुमरियागंज से सांसद हैं जगदम्बिका पाल जी ने उठाया है, वो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पड़ोसी देशों के साथ, जो बाढ़ प्रबंधन है नेपाल और बांग्लादेश के साथ, उसका विषय उठाया, जिसकी वजह से जो समस्या रहती है उसको बेहतर ढंग से सुलझाया जा सके, पानी की बाढ़ की, और इको जो सिस्टम है, फ्लड का इको सिस्टम है, उसको संबंधित एक सवाल पूछा है। वहीं प्राकृतिक आपदाओं को लेकर उनका कहना है कि ये कोई समस्या नहीं, एक चैलेंज है, डेवलपमेंटिक चैलेंज है, जिसको सरकार जल्द से जल्द सुलझाए तो बेहतर रहेगा, सभी देशों के साथ सामंजस्य बनाया जा सकेगा। वहीं एक और जो मंत्रालय से संबंधित है वो है बिजली उत्पादन में प्रगति को लेकर ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अरुण गोविल जी ने पूछा है कि 24 घंटे कैसे बिजली मिल सके, कैसे ग्रामीण भारत में भी शहरी भारत की तरह वही सुविधाएं मिल सकें जिस तरह की सुविधाएं शहरों को मिलती हैं, चाहे सोलर के माध्यम से हो, चाहे विंड के माध्यम से, चाहे हाइड्रोजन के माध्यम से हो। किसी भी तरह से सरकार इन चीज़ों पर गौर करे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन सभी सुविधाओं के जरिए बिजली की आपूर्ति को बाधित ना होने दे और बेहतर तकनीक के माध्यम से ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध कराई जा सके। वहीं जो एक और प्रश्न है उसमें वो है उड्डयन मंत्रालय से संबंधित सांसद उमेदा राम हैं, उन्होंने पूछा है कि उनके क्षेत्र में जो ये बाड़मेर जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाके हैं, इसमें उड़ान क्षेत्र उड़ान योजना के तहत कैसे जो यातायात का साधन है उसको बेहतर किया जा सके। लोगों की मांग लंबे समय से रही है, ये चूँकि ये बॉर्डर क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ पे उड़ान क्षेत्र के माध्यम से लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल सुरेंद्र, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और खासतौर से प्रश्नकाल की कार्रवाई को लेकर जो अपडेट आपने हम तक पहुंचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर भोला सिंह जी, जैसे अभी अजय जी ने भी कहा है कि पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का, लेकिन वो नहीं हो पाया विपक्ष के गतिरोध की वजह से। तो इस तरह की अब आशंकाएं मैं कहूँगी लग रही हैं कि प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए लोकसभा के अंदर। तो ये एक नया जो सिलसिला शुरू हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? लोकतंत्र में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कई माननीय सांसदों को अपने विचार रखने थे। मेरा भी पार्टी की तरफ से वक्ताओं की लिस्ट में नाम था, लेकिन राहुल गांधी जी की वजह से हम लोगों को भी बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हाउस नहीं चल रहा तो बोलने का मौका कहाँ से मिलेगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी को 5 बजे लोकसभा में आना था अपना वक्तव्य देने के लिए, लेकिन उससे पहले जैसा बताया अभी कि कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर साहब के उसको घेर कर पूरे उसमें एक ऐसा माहौल किया, बाहर मीडिया में किया कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं देंगे। हमारी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, उन्होंने अच्छा हुआ, नहीं तो हम देख रहे थे कि जो कांग्रेस के और विपक्ष के महिला सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी की चेयर को पूरा जाके घेर लिया, एक लंबा सा बैनर लेके आए थे, पूरे उसको जाके चले गए। यानी कांग्रेस राहुल गांधी के इशारे पे पूरा विपक्ष इस तरीके से आक्रामक हो गया है कि वो अब लड़ने भिड़ने वाली नौबत में ऐसा लगता है। ऐसे हाथ चढ़ा चढ़ा के सांसद विपक्ष के सत्ता पक्ष की तरफ को आते हैं, लेकिन हम सत्ता पक्ष में हैं, हम धैर्य बरतते हैं और कुछ बोल भी देते तो हम शांत रहते हैं। लेकिन ये जो जनता सांसदों को चुन के भेजती है देश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वोट देती है कि ये प्रतिनिधि हमारा जाएगा तो हमारे वहाँ विषय रखेगा, हमारी बात करेगा,
लेकिन वो करने की बजाय, अभी कोई अखाड़ा थोड़ी है संसद तो कानून बनाने का है, देश के विकास के लिए चर्चा का लिए है, कोई अखाड़ा थोड़ी है। अगर पहलवानी का इतना शौक है तो अखाड़े में जाके दो दो हाथ करें किसी के साथ में, पहलवानों के साथ में। तो बहुत ही निंदनीय घटना है। और जैसा मैंने आपको कहा पहले कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के, कांग्रेस के मन में ये विषय है कि देश की जनता ने, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया, और वोटिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री एक बहुत सामान्य गरीब परिवार से आए हैं, उनको अभी तक ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, और एक नहीं 3-3 बार देश की जनता ने मौका दिया, उनको आशीर्वाद दिया। तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस कहीं ना कहीं ये अपने आप को सोच रही है कि नेहरू और गांधी परिवार के अलावा बिना उनके प्रधानमंत्री जनता ने कैसे चुन दिया, अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो। हमेशा लगातार इसी तरीके की भाषा का उपयोग करना, कभी प्रधानमंत्री जी को, कभी राष्ट्रपति जी को, कभी हमारे स्पीकर साहब को, कभी हमारे ओबीसी दलित जो पैनल पर बैठते हैं उनके लिए, तो बहुत ही निंदनीय है। और जनता देखती है, बार बार जनता देख भी रही है, लेकिन इस तरीके का व्यवहार उचित नहीं है। सदन में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। जिस मुद्दे के लिए जनता ने हमको चुन के भेजा है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार से पूछें कि आपने ये कार्य करना चाहिए था, ये कार्य नहीं किया है, आपने ये बोला था, ये क्यों नहीं किया है। इनकी ऐसी आदत है कि किसी भी उस पर बस आरोप लगाना है। पिछला जब सत्र था, पिछले सदन में लगातार 2 सदन पिछले से पिछले उन्होंने बाधित किया कि सरकार वोट चोरी कर रही है, SIR पे चर्चा होनी चाहिए। जब पिछले सदन में चर्चा सरकार ने की, और जब राहुल गांधी जी ने अपना पूरा जो बोलना था बोला, इनके नेताओं ने जो बोलना था बोला, लेकिन जब हमारी तरफ से जवाब गया, माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया, तो ये कांग्रेसी वॉकआउट करके, इनकी परंपरा है, आप किसी भी मुद्दे पे देखेंगे जो ये चर्चा मांगते हैं, चर्चा में अपनी बात कहते हैं, जब सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाता है तो वॉकआउट करके बाहर चले जाते हैं। तो इनकी आदत में ये आ गया है, जो नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो हमें सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए जी। तो ये व्यवहार इस तरीके का, कोई भी एक बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी जी कई बार के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और भी सीनियर नेता कांग्रेस के हैं, तो इस तरीके का व्यवहार अशोभनीय है। इस तरीके के व्यवहार से सभी को बचना चाहिए, कोई भी हो, चाहे हमारे पक्ष के हो चाहे उनके पक्ष के हो। जिस काम के लिए जनता हमको चुन के भेजती है, आप देखिए कि लोकसभा जब चलती है तो कितना खर्चा उसमें होता है जी। लेकिन वो बर्बादी होता है, तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि उसमें बर्बादी में इनको नहीं काम करना चाहिए। देश के हित में चर्चा करनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। पिछले 11 साल से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी चर्चा विपक्ष की तरफ से मांगी जाती है, हमारी सरकार हमेशा पॉजिटिव वे में आके उस चर्चा को तैयार हो जाती है कि आप सदन में चर्चा करिए और हम तैयार हैं उस मुद्दे के लिए। किसी भी मुद्दे से हमारी सरकार ने मना नहीं किया, लेकिन इनकी आदत है कि पहले शोर मचाएंगे, आरोप लगाएंगे, शोर मचाएंगे, अपनी विषय रखेंगे, और जब सरकार की पक्ष से जाता है तो ये वॉकआउट कर जाते हैं। मदन जी, क्योंकि अब सारी नज़रें जो हैं वो राज्यसभा पे होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ जवाब देंगे, इसकी पूरी संभावना है। ऐसे व्यापक विषयों पर चर्चा के समय संसद की गरिमा, या मैं कहूँ पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन का बना रहना, इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं? बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना चाहिए। और वैसे सत्ता पक्ष तो ये प्रयास करता है कि सदन चले, व्यवस्थित तरीके से चले, और हम अपनी जवाबदारी भी समझते हैं कि हमको सदन चलाना है। लेकिन विपक्ष का जो व्यवहार है, जैसे माननीय भोला सिंह जी ने कहा, वैसा ही व्यवहार है। हमारे यहाँ पर भी TMC के लोग जैसे चिल्लाते हैं, जोर से चिल्ला करके बात करते हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस के भी कई माननीय सदस्य हैं जो विषय वस्तु से हट करके दूसरे विषयों पर चर्चा करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको मैं सोचता हूँ कि या तो इनके नेता कोई ट्रेनिंग खुद भी ले और दे, तब जाकर के कोई व्यवस्थित तरीके से कोई सदन चलेगा। वैसे हमारे उपराष्ट्रपति जी, जो हमारे सभापति भी हैं, वो भी बहुत मिनट टू मिनट कार्यक्रम करते हैं, चाहे 0 आवर हो तो व्यवस्थित तरीके से निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही करवाते हैं। ऐसे ही चाहे स्पेशल मेंशन हो, उसमें भी व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं। सभी अपनी अपनी बात रखते हैं। विपक्ष भी ये 2 बिंदुओं पर, मतलब स्पेशल मेंशन और 0 आवर में, उसमें तो भाग लेते हैं, लेकिन ज्यों ही ये चर्चा का समय आता है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलना है, तो कुछ जिनको बोलना है बोल करके और वो निकल जाते हैं। उत्तर सुनने की स्थिति में वो नहीं रहते। तो कोई वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता भी उस समय अपनी बात कह करके और निकल जाते हैं, आरोप लगा करके भाग जाते हैं। जवाब सुनने का मादा नहीं है उनमें, और गरिमा तो गिर ही रही है, ये बात बिल्कुल सही है। हाउस में जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए कि विषय वस्तु पर
तर्क संगत बात करे, वो करते नहीं। ठीक है, ये ठीक बात नहीं है। जी जी। अजय जी, जैसे आप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए लोकसभा के अंदर, और क्या अब हम ये माने कि जो संसद से निकलने वाला मैसेज है, चाहे हम जानते हैं हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अब दुनिया भर की नज़रें कहीं ना कहीं हमारी कार्रवाई पर रहती हैं, सिर्फ देश की ही नज़रें नहीं रहती, और ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। जब लोकसभा के गठन को 50 साल हुए थे सन 2002 में, तब एक स्पेशल सेशन हुआ था। उस स्पेशल सेशन में बहुत सारे प्रस्ताव पास किए गए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव यह था कि संसद के वेल में, लोकसभा के वेल में, राज्यसभा के वेल में कोई नहीं आएगा, और जो वेल में आएगा वो बिना स्पीकर या चेयरपर्सन के नाम लिए अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। वो एक दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगा, ऐसा एक नियम बनाया गया। ये नियमावली में लिखा गया। ये भी नियम बनाया गया कि कोई बैनर लेकर के नहीं आएगा सदन में, कोई पट्टिका ऐसे नहीं दिखाएगा, ये भी नियम बनाया गया। लेकिन वह नियम पहले जिस प्रकार उसका उल्लंघन होता था, पहले अलिखित था, लिखित होने के बाद ज्यादा हो गया उल्लंघन। इतने बड़े बड़े बैनर आने लगे। अब क्या सुरक्षाकर्मी सांसदों को भी चेक करें कि उनके पास क्या है क्या नहीं है, तब रुकेगा? तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं बहुत ही लोकतंत्र के लिए घातक हैं। सदन नहीं चलने देना, सदन के एक नियम है, कब क्या होना है उसकी एक परंपरा है, किस नियम के तहत आप क्या सवाल उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। वैसे तो देखा जाए तो संसद और विधानसभा का मुख्य काम कानून बनाना है, लेकिन इसके अलावा जनता के मुद्दे होते हैं, जनता के सवाल होते हैं, सांसद के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मुद्दे होते हैं, सांसद के सामने आने वाले कई सवाल होते हैं। इसलिए सारी चीजें बनाई गई कि प्रश्नकाल होगा, शून्यकाल होगा, फिर 167 के तहत आप नोटिस देख करके किसी भी मुद्दे पर बहस करवा सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हंगामा होना, शून्यकाल में करो ना हंगामा, शून्यकाल आपको दिया हुआ है इसीलिए दिया हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि जैसा सन 2002 में एक्सरसाइज हुआ था और आम सहमति बनी थी, ये प्रस्ताव जो जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं सर्वसम्मति से पास हुए थे, नियम सर्वसम्मति से बने थे। इसके बावजूद आज तो मुझे नहीं लगता कि 2002 में जैसे हो गया था, आज कोई किसी मुद्दे पर सहमति हो सकती है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि विपक्ष अपने आप को सरकार का दुश्मन मानता है, दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है। ये पिछले लंबे समय से ऐसा हो रहा है। मैं समझता हूं 8-10 साल तो मुझे देखते हो गए कि ये जो जिस तरह सदन की स्थितियां हो गई हैं, अब तो ऐसा लगता है कि फिर जैसे विधानसभा में होता है 4 दिन के लिए सदन बुलाओ और अपना काम सरकार एजेंडा पूरा करे और सदन को स्थगित कर दे। और आज कल जो स्थिति पैदा हुई है उसके बाद मुझे लगता है कि अगर लोकसभा में विपक्ष प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देता तो प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए राष्ट्र को कि क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रही है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब उनको राष्ट्र के नाम संदेश देकर के ही कर देना चाहिए। ठीक है, अब राज्यसभा का एक बार हम अपडेट ले लेते हैं। नविक्रम सिंह मेरे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नविक्रम का हम रुख करेंगे। नविक्रम, अगर राज्यसभा की कार्रवाई को लेकर आपसे अपडेट लें और कुछ ही पलों में हम आपसे एक बार जुड़ने की कोशिश करते हैं जब नविक्रम हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम डॉक्टर भोला सिंह जी, क्योंकि आगे बढ़ेगी कार्रवाई और जो लिस्टेड एजेंडा है उसमें यह है कि अब बजट पर जो चर्चा है वो शुरू होगी, इसे लेकर किस तरह की उम्मीदें आपको लग रही हैं? देखिए, जिस तरीके का माहौल हम पिछले 4 दिन से देख रहे हैं, जिस तरीके का व्यवहार विपक्ष का हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग बजट पे भी चर्चा होने देंगे। बजट एक देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसमें चर्चा पॉजिटिव होनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। अभी हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है देश के सामने, उसमें डिटेल में जानकारी सांसद चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र में, किस मिनिस्ट्री में, उसके माध्यम से क्या लोगों को फ़ायदा होने वाला है, क्या सरकार की तरफ से नई योजनाएं शुरू हुई हैं, किस उसमें कितना फंड दिया जाएगा। और इसके साथ साथ सांसद जो अपने क्षेत्र की मांगें हैं वो भी सदन के सामने रखेंगे।
और उसमें ऐसा नहीं कि खाली पक्ष के सांसदों को ही, विपक्ष के सांसदों को भी अपनी क्षेत्र की मांगें रखने का मौका मिलेगा, बल्कि विपक्ष के सांसद ज़्यादा मांगें रखते हैं सदन में। तो जिस तरीके के माहौल को हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, जिस तरीके का व्यवहार है, उसे देख के मुझे लगता नहीं कि लोग बजट पे भी सकारात्मक चर्चा होने देंगे। बजट तो पास होगा, पहले भी हमने देखा है कि कई बार ये जब भी बजट के उसमें आता है शोर मचाते रहते हैं, लेकिन बजट पास नहीं होगा तो देश का काम कैसे आगे बढ़ेगा, सरकार कैसे आगे चलेगी। तो बजट तो पास होगा, लेकिन अच्छा हो कि वो सकारात्मक चर्चाओं के साथ में, सांसदों के वाद विवाद के साथ में, आरोप प्रत्यारोप के साथ में, सदन में चर्चा हो, पॉजिटिव चर्चा हो, विपक्ष अपनी चर्चा करे, हम अपनी चर्चा करें, हमारे मंत्री अपना जब बजट के बारे में चर्चा करेंगे, रिप्लाई देंगे तो पूरा ब्रीफ जानकारी वो देंगे, अभी तक सरकार ने कि उस क्षेत्र में क्या किया, आगे क्या करने की योजना है। तो एक तो ऐतिहासिक बजट हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा जो विकसित भारत का संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 भारत विकसित भारत, उसको पूरा करने के लिए इस एक साल में हम क्या काम करेंगे और आगे 5 साल का हमारा रोड मैप क्या है काम करने का, इस तरीके का समावेशी बजट हमारी सरकार ने पेश किया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। तो उस पर उसी हिसाब से सकारात्मक चर्चा हो, सब लोग हिस्सा लें। मैं तो अनुरोध करूंगा सभी अपने संसद के विपक्ष के साथियों से भी कि आप उसमें सकारात्मक हिस्सा लें, अपने क्षेत्र के विषय वहाँ पर रखें, अपने क्षेत्र के बारे में जानें कि सरकार ने उनके क्षेत्र में हमारी इस अभी तक क्या किया, इस बजट के माध्यम से क्या करने वाले हैं। तो यही अनुरोध मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे करूंगा कि सकारात्मक चर्चा, और अभी अभिभाषण राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे भी अगर वो चर्चा में हिस्सा लेंगे तो उनकी तरफ से भी चीज़ें आएंगी। उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। राष्ट्रपति जी देश की राष्ट्रपति हैं, एक आदिवासी समाज की महिला है, तो उनका भी धन्यवाद अगर उनकी तरफ से जाएगा। जो अच्छे काम सरकार ने किए हैं पिछले 11 सालों में, वही तो लेखा जोखा रखा है। जो पिछले 1 साल में जो महत्वपूर्ण काम है वो लेखा जोखा रखा है, तो उस पर उनको आपत्ति क्यों है? उनको भी समर्थन करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बोलने का मौका देना चाहिए, वो भी अपनी बातें रखें और राष्ट्रपति जी को धन्यवाद करें और बजट पर सकारात्मक चर्चा भी करें। ठीक है, अगर बजट को लेकर ही मदन जी हम देखें, अब राज्यसभा में भी आगे चर्चा होगी, ये कितना बड़ा मौका आप मानते हैं कि विपक्ष के लिए भी होता है? तमाम जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, लेकिन विपक्ष भी तमाम मसले हैं जो चर्चा के जरिए उठा सकते हैं, तो ये कितना बड़ा अवसर उनके लिए भी होता है? ये तो बहुत स्वर्ण अवसर है विपक्ष के लिए। विपक्ष को पर्याप्त समय भी मिलता है अपनी बात रखने का भी, लेकिन वो रखे। और वैसे मैं सोचता हूँ कि राज्यसभा में चर्चा होगी इस पर, राज्यसभा में, क्योंकि अभी जैसे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई है और बजट पर भी निश्चित रूप से चर्चा होगी, ये हमको उम्मीद है। थोड़ा गंभीरता राज्यसभा में ज़्यादा होती है, इसमें मैच्योर्ड लोग भी बहुत आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी आते हैं, तो थोड़ा इस विषय को समझते भी हैं, इसलिए चर्चा होती है, राज्यसभा में चर्चा होगी। बजट पर सत्ता पक्ष तो बात सही है कि जो हमने अच्छा बजट पेश किया है तो उसके बारे में बताएगा, लेकिन विपक्ष को भी चाहिए कि अपनी बात रखने का एक इस अवसर को खोना नहीं चाहिए उनको भी, और इसमें निश्चित रूप से बात रखना चाहिए। विपक्ष को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। कोई कमी बताए तो सरकार सुधार करने के लिए तैयार भी है, लेकिन वो केवल विरोध करना है इसलिए विरोध करते हैं, ये भी ठीक नहीं है, या हंगामा करके समय बर्बाद करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, सकारात्मक बात कोई भी कहे, कोई सुझाव दे, अच्छा सुझाव है तो सरकार गंभीरता से उस पर विचार मनन करती भी है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखना चाहिए, अपने क्षेत्र की बात। वो केवल 0 आवर में रख लेते हैं कि मेरे यहाँ पुल बनना चाहिए, मेरे यहाँ सड़क बननी चाहिए, मेरे यहाँ रेल रुकनी चाहिए, ये बातें वो 0 आवर्स में या स्पेशल मेंशन में रखते हैं। लेकिन बजट पर डिस्कस करने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, पढ़ करके और उसमें से कोई सुझाव देना हो तो वो दे, लेकिन विपक्ष के पास में तो केवल हंगामा करने के अलावा कोई काम है नहीं। इसलिए लेकिन हम चाहते हैं कि सदन चले, आराम से चले, शांति से चले, और बिल्कुल चाहे कोई भी विषय हो उस पर प्रश्न के उत्तर है। अब देखिए, एक प्रश्न का उत्तर तैयार करने में सरकार का कितना पैसा लगता है, बहुत, यानी देश का गाड़े पसीने का पैसा उत्तर प्राप्त करने में सारी मशीनरी लगती है।
अब उत्तर जब आ जाए और जब प्रश्नकाल ही नहीं होने देवे, हंगामा करे, तो सारा वो बर्बाद हो जाता है। देश की हानि कर रहे हैं वो। ठीक है। और ऐसे लोग, जैसे मैंने अभी सुना कि विपक्ष के जो कांग्रेस के नेता हैं वो देश के बाहर जाकर के और अनर्गल बयानबाजी कर देते हैं, देश की छवि खराब करने का जो एक वैसा प्रयास करते हैं, तो वो राष्ट्रीय चरित्र नहीं हो सकता। परिवार की बात जो दूर जाकर के बाहर जाकर के बोले तो वो देशभक्ति थोड़ी, उस परिवार का हितैषी थोड़ी है। परिवार की बात परिवार में कहे, घर में कहे, तो ये बात, ये सदन है, ये अवसर है जहाँ पर उसको बोल करके अपनी बात रखने का ये अवसर खोना नहीं चाहिए। वो बाहर जाके हाउस के बाहर बोले या विदेश में जाकर के बोले, ये ठीक बात नहीं है। जी अजय जी, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि अब सिर्फ देश ही नहीं दुनिया की नज़रें हैं, और इस बजट में भी ये कहा जा रहा था कि जो बजट पेश हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है कि भारत इस बार बजट कैसे पेश कर रहा है, क्योंकि सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और कहीं ना कहीं जिसने अपनी अर्थव्यवस्था की गति को सकारात्मक बनाए रखा है, दुनिया अब भारत के उदाहरण दे रही है। तो बजट में होने वाली जो चर्चा है उसे आप कितना अहम मानते हैं, और खासकर विपक्ष के नज़रिए से, जैसे मैंने कहा कि जब तुरंत प्रतिक्रिया आती है तो हम कई सारी बातें सुनते हैं, लेकिन डेटा के साथ, उदाहरण के साथ, अपनी बात को मजबूती के साथ संसद के अंदर रखने का विपक्ष के लिए भी कितना अच्छा मौका होता है? मदन जी ने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहले तो सांसद की भूमिका, फिर सांसद का किसी विषय पर पढ़ना लिखना, ज्ञान प्राप्त करना, उसके हिसाब से सदन में बोलना, और तीसरी बात उन्होंने कही है विदेशों में जाकर के जिस प्रकार नेता बोल रहे हैं। तीनों मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब से राजनीतिक दलों की स्थापना हुई तब से सांसद की, चुने हुए सांसद की अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भूमिका सीमित हो गई है। राजनीतिक दल निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से ही उस दल के सांसद व्यवहार करते हैं सदन में। संविधान में राजनीतिक दल का कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं जिक्र भी नहीं है। वो तो चुनाव आयोग के माध्यम से राजनीतिक दल बने और राजनीतिक दलों की मान्यता हुई। जयप्रकाश नारायण आजादी के तुरंत बाद जब राजनीतिक दल बन रहे थे तो इसका उन्होंने विरोध किया था। वह राजनीतिक दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे, और संभवतः गांधी भी ऐसा ही सोचते थे, और गांधी ने कहा था कि आजादी मिल गई, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। पंचायती राज की जिस प्रकार की बात गांधी करते थे तो वह दल विहीन राजनीति की बात करते थे। और धीरे धीरे हम आकर के देखते हैं 60 के दशक से लेकर के 90 के दशक तक सांसदों की भूमिका अपने दल के आवरण से बाहर निकल करके अपने क्षेत्र, अपनी जनता, देश के को लेकर के वो मुद्दे उठाते थे। वह चिंता नहीं करते थे कि उनकी पार्टी की लाइन क्या है। अब ये स्थिति है ही नहीं। अब जो राजनीतिक दल तय करते हैं वही उनको करना होता है। वे अपना मन महसूस कर रह जाते हैं कि वह अपना मुद्दा उठा ही नहीं पाए और सारा का सारा सत्र निकल गया। जो नेता है वह तय कर देता है कि आज ये होना है तो फिर वही होना है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो इस व्यवस्था को करके नुकसान हुआ है राजनीतिक दलों को, मैं समझता हूं। और एक समय था जब सांसद जितना सदन में बैठते थे उतना लाइब्रेरी में बैठते थे। अब मुझे लाइब्रेरी में कोई सांसद, मैं इक्का दुक्का उनका नाम नहीं लेना चाहता, इक्का दुक्का ही मैं लाइब्रेरी में देखता हूं। मैंने मनमोहन सिंह को जब प्रधानमंत्री पद से वो हटे उसके बाद भी मैंने रेगुलर उनको लाइब्रेरी में देखा है। मैंने अटल जी को लाइब्रेरी में देखा है, लाल कृष्ण आडवाणी को घंटों लाइब्रेरी में देखा है। जॉर्ज फर्नांडिस तो अपना समय सदन में कम बिताते थे, लाइब्रेरी में ज्यादा बिताते थे। और आज हमारी लाइब्रेरियां खाली पड़ी हैं, वहां कुछ जाने वाला नहीं है। कितनी बुक्स अलॉट हुई है पता करिए, सांसदों ने कितनी किताबें पढ़ी। संसद में क्या होता रहा है इससे पहले आज के सांसदों को मालूम नहीं है। तो इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। संसद जनता चुनती है, सांसद चुनती है, वे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ की प्रक्रियाओं को समझना, उनको करना, उनकी सही ट्रेनिंग लेना, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठ के समझना। उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सांसद होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश के प्रति जिम्मेदारी है, उसको निभाना। और सांसदों को चाहिए अपने राजनीतिक दलों के भीतर भी जाकर के कहें कि भाई हमें भी तो अपनी बात कहने दो, आप ही तो सारा एजेंडा तय मत करो।
क्योंकि वो जनता ने चुना है, तो राजनीतिक दल के उम्मीदवार जरूर थे, लेकिन इसके अलावा उनकी अपनी छवि, अपनी लोकप्रियता, अपना समाज में काम, वे भी तो वजह होती है चुनाव जीतने की। वरना राजनीतिक दल हो तो फिर राजनीतिक दल के एजेंडे के हिसाब से सारे जीत जाए। अब विदेशों में जाकर के कहने की बात है, मुझे याद आता है नरसिम्हा राव ने और उसके बाद एक बार राजीव गांधी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, और यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी को, जबकि या तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या विदेश मंत्री को जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशन में भेजा गया देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। आज क्या ऐसी स्थिति है? क्या कोई सोच सकता है कि आदमी जो है जाकर के विपक्ष का नेता जाकर के देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, देश की बात रख सकता है? एक शशि थरूर ने की थी तो उसकी कांग्रेस ने आलोचना की। शशि थरूर ने वही भूमिका निभाई जो नरसिम्हा राव के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाई थी, उसी परंपरा को निभाया, और वही संसदीय परंपरा है, वही अच्छी परंपरा। बिल्कुल। विदेशों में जाकर के एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से एक सवाल पूछा गया था विपक्ष के नेता के नाते सरकार के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम विपक्ष देश में है, देश से बाहर आकर के एक ही पक्ष है, विपक्ष कोई नहीं। लेकिन आज विपक्ष के नेता विदेशों में जाकर के सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। यह ठीक है कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही, लंबा समय विपक्ष में रही, वह भी हंगामे करती थी, वह भी सदन नहीं चलने देती थी। कई बार हमने पूरा का पूरा सत्र, हर्षद मेहता के इसके समय आप याद कीजिए, पूरे का पूरा विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने दिया था, पूरा सत्र नहीं चलने दिया था। बहुत गहरी बातें आपने बताई, और संसदीय मर्यादा, परंपरा और गरिमा को लेकर तमाम निराशा कई बार हाथ लग रही है, लेकिन जो पुरानी परंपराएं रही हैं, खासकर संसदीय गरिमा को लेकर एक बार फिर से वो रिवाइव हो, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। और डॉक्टर भोला सिंह जी को, मदन राठौड़ जी को कार्रवाई में हिस्सा भी लेने जाना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, इस चर्चा में आप जुड़े हमारे साथ। और आइए हम सीधा फिलहाल संसद भवन परिसर एक बार फिर से चलते हैं। नवविक्रम सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, राज्यसभा को लेकर क्या अपडेट आपको मिल रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब कार्रवाई शुरू होती है उसके पहले कुछ बैठकों का भी संकेत मिलता है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि आज राज्यसभा में किस तरह के आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा में आज जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, आपने ठीक कहा कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर अपनी बात रखेंगे। और मैं अगर कल की भी बात करूं प्रीति, तो कल हमने जिस तरीके से देखा था, नेता सदन जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए बताया कि किस तरीके से अभिभाषण में देश की जो भावना है उसे एक तरह से दिखाया गया है, उन उपलब्धियों को दिखाया गया है, बताया गया है जो देश ने पिछले एक दशक में हासिल की हैं। तो प्रीति, अपने आप में राष्ट्रपति के अभिभाषण एक तरह से संपूर्ण सार था जो सरकार के कामकाज हैं उसको लेकर, और सरकार की जो आगे की योजना है उसको लेकर। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने भी राज्यसभा में इस चर्चा में हिस्सा लिया और उन्होंने सरकार की नीतियों पर निशाना भी साधा। इसके अलावा राज्यसभा के तमाम सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। उम्मीद है कि आज वो चर्चा एक बार फिर जारी रहेगी, और जैसा कि प्रीति आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राज्यसभा में उस चर्चा में हिस्सा लेंगे। प्रीति, अभी हाल ही में जिस तरीके से बात हो रही थी, हमारे जो मेहमान हैं वो बता रहे थे कि कितना मूल्यवान होता है संसद का समय, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो जब एक सांसद करीब 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हो, जनप्रतिनिधि हो, ऐसे में ये कोशिश होनी चाहिए कि सदन लगातार चले, और सरकार यही कोशिश कर रही है विपक्ष के साथ तालमेल बनाकर, और कोशिश है कि सदन की जो बाकी कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले, बातचीत हो, बेहतर संवाद हो, नई चर्चाएं देखने को मिलें। जीरो आवर में जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, और प्रश्नकाल में निश्चित तौर पर एक ऐसा मौका होता है प्रश्नकाल जहां सांसद सरकार से सरकार की नीतियों पर सवाल पूछते हैं। जी प्रीति।
बिल्कुल। और नविक्रम, इसके अलावा अगर हम बाकी एजेंडे की बात करें तो हम देख रहे हैं कि आज राज्यसभा में जो प्रश्नकाल है वो भी अपने आप में काफी अहम रहेगा, क्योंकि बहुत से अहम मंत्रालय हैं जिनसे जुड़े प्रश्न आज पूछे जाने हैं। बिल्कुल प्रीति, राज्यसभा में जिस तरीके से प्रश्नकाल मैंने अभी बताया, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल, आवाज आ रही है प्रीति? जी जी जी। तो लोअर कोर्ट से जुड़े हुए लोअर कोर्ट में अक्सर जो जजों की संख्या है वो रिक्त हो जाती है। ऐसे में कोशिश सरकार से राजीव शुक्ला सवाल करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी भरी जाए, और पूरा जो डेटा है उन्होंने मांगा है। और इसके अलावा प्रीति तमाम और सवाल हैं, जैसे फ्री लीगल एड की बात हुई थी। फ्री लीगल एड में सरकार की एक पहल है कि जो लोग लीगल एडवाइस दी जाए लोगों को फ्री में, और जो विधि है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता, यानी कानूनी जागरूकता हो। तो ऐसे में सरकार से सवाल पूछा गया है कि जो सरकार की पहल है ख़ास तौर पर जो कानूनी जागरूकता है उसको लेकर, फ्री लीगल एड को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में ज़्यादातर जब कोई मुकदमा होता है, कोई केसेस होते हैं, तो ऐसे में पैसा बहुत खर्च होता है। तो सरकार की तरफ से क्या कोशिश की गई है, खासतौर पर ये सवाल इंगित करता है उस और जो इलाके रिमोट एरियाज हैं, जो दूर दराज के इलाकों में किस तरीके की कोशिश की गई है। इसके अलावा टेलीकॉम मंत्रालय जो सीधे जुड़ा हुआ है जनता से, 4G 5G कनेक्टिविटी BSNL में, उसको लेकर सवाल पूछा गया है। जैसे पुणे में कुछ जगह पर कॉल ड्रॉप की अगर समस्या है तो वहां सांसद ने उस बारे में सवाल पूछा है। तो जी प्रीति, बिल्कुल कई अहम सवाल प्रश्नकाल में पूछे जाने। नविक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक इस तमाम अपडेट को पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक नजर डाल लेते हैं लोकसभा के जो प्रश्नकाल है उस पर। शुरुआत प्रश्नकाल से होगी कार्रवाई की, और प्रश्न जो पूछे जाने हैं उनमें तमाम अहम मंत्रालय हैं जिनसे संबंधित तारांकित प्रश्न आज लिस्टेड हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जनजातीय कार्य मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या देश में जनजातीय बहुल क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी भी पर्याप्त रूप से सुलभ नहीं है। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्या चंदौली जिले में वन बंधु कल्याण योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। चालकुड़ी केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बेन्नी बेहनन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे कि एर्नाकुलम जिले में प्रस्तावित अंगमाली कुंदनूर बाईपास की योजना और अनुमोदन की वर्तमान स्थिति क्या है, और व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अंतिम संरेखण की पहचान करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है। मुंगेर तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेलंगाना राज्य सरकार ने एकीकृत टाउनशिप आवासीय और औद्योगिक संकुलों और अन्य विषयगत केंद्र यानी थीमेटिक हब के विकास के लिए नए क्षेत्र खोलकर हैदराबाद शहर के विकास को बाहरी रिंग रोड से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसका ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल जल शक्ति मंत्री से जानना चाहेंगे क्या सरकार ने बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के संबंध में सहयोग के लिए सीमावर्ती राज्यों के साथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नदी प्रणालियों की साझेदारी करने वाले पड़ोसी देशों के साथ समझौता ज्ञापन या इस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था शुरू की है या कोई प्रस्ताव है। केरल के कन्नूर से कांग्रेस के सांसद सुधाकरन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से पूछेंगे क्या सरकार ने केरल के कन्नूर जिले के अंतर्गत पल्लीकुंडू में व्याप्त गंभीर पर्यावरणीय और जन स्वास्थ्य संकट का संज्ञान लिया है, जहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खुदरा बिक्री केंद्र से संदिग्ध रिसाव के कारण पेयजल के कुएं खनिज तेल से प्रदूषित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के नगीना से आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से जानना चाहेंगे कि जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत हुई विस्तृत वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है। 6,520 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय जो कि जुलाई 2025 में अतिरिक्त 1,920 करोड़ रुपए सहित है और 3,571
करोड़ रुपए से ज्यादा के संशोधित अनुमान के संदर्भ में कुल 1134 परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, कितनी पूरी हुई हैं या कार्यशील हैं, या धनराशि के कम उपयोग के क्या कारण है? उत्तर प्रदेश के मेरठ से बीजेपी के सांसद अरुण गोविल विद्युत मंत्री से सवाल करेंगे, क्या देश में विद्युत उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है? अगर हां तो ब्यौरा क्या है? क्या कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत के उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही हाइड्रोजन आधारित ईंधन के संबंध में भी अनुसंधान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है? बिहार के महाराजगंज से बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे, क्या सरकार ने बिहार में किन्हीं नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है? अगर हां तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने केंद्रीय योजना के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के विकास के लिए बिहार राज्य सरकार के साथ सहयोग किया है? राजस्थान के बाड़मेर से कांग्रेस के सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल नागरिक उड्डयन मंत्री से पूछेंगे, क्या सरकार का विचार बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों जहां पर्यटन और व्यापार की अपार संभावनाएं हैं, उड़ान योजना में इन्हें शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार करने की योजना है? और ब्यौरा क्या है? क्या ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व जैसे राज्यों के पिछड़े और दूरदराज के जिलों के लिए भी इस प्रकार के कवरेज या विचार किया जा रहा है? बिहार के दरभंगा से बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे, पिछले 5 वर्षों के दौरान देश भर में ग्रीन राजमार्ग संबंधी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, वर्तमान स्थिति क्या है? राजस्थान के चूरू से कांग्रेस के सांसद राहुल कस्वा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे, क्या सरकार ने देश में ट्रकों और भारी परिवहन वाहनों के वर्तमान डिजाइन के उपयुक्त होने के संबंध में कोई आकलन किया है, ताकि विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों पर पूर्ण लदान की स्थिति में उनका निर्धारित गति सीमा पर सुरक्षित प्रचालन किया जा सके? कर्नाटक के चित्रदुर्ग से बीजेपी के सांसद गोविंद मकथप्पा कारजोल जल शक्ति मंत्री से पूछेंगे, देश में संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार नदियों को परस्पर जोड़ने वाली ऐसी परियोजनाओं की स्थिति क्या है, जिन्हें 5 वर्षों के दौरान स्वीकृत अनुमोदन प्राप्त हुआ है या जिनमें प्रगति हुई है? तमिलनाडु के नीलगिरी से डीएमके सांसद ए राजा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से पूछेंगे, क्या सरकार का कोई प्रस्ताव पूरे तमिलनाडु में जिला स्तर पर विशेषकर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र वाले जिलों में नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है? अगर हां तो ब्यौरा क्या है? तमिलनाडु के दक्षिण चेन्नई से डीएमके की सांसद डॉक्टर टी सुमति उर्फ तामी झाची खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से मंत्री से सवाल करेंगी कि सरकार ने तमिलनाडु में अनाज की उपलब्धता और खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों पर कुरुवई धान की खरीद में कमी के प्रभाव का आकलन किया है? महाराष्ट्र के कल्याण से शिवसेना के सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे आवास और शहरी मामलों के मंत्री से जानना चाहेंगे कि जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई महानगर क्षेत्र और पूरे क्षेत्र में कुल कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं, कितने आवासों का निर्माण आरंभ किया गया है और कितने आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है? वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू देंगे। 4 सवाल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से जुड़े हैं। इसका जवाब केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान देंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 2 प्रश्न लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे। 3 प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े हैं। इसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल देंगे। 1 सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। 1 सवाल विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे। 5 सवाल प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हैं। इसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। 2 सवाल जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े हैं। इसका जवाब केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम देंगे। और एक नजर राज्यसभा में पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला विधि और न्याय मंत्रालय से प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे
क्या इस बात से मंत्रालय अवगत है कि लंबित मामलों की समस्या न्यायपालिका के निचले स्तर पर विशेष रूप से गंभीर है, जहां अधिकतर मामले दायर किए जाते हैं, जहां न्यायाधीश की कमी सर्वाधिक गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला का प्रश्न उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है, केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत निधियों के आवंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है। असम से बीजेपी के सांसद भुवनेश्वर कलिता का प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से होगा। पूछेंगे भारत जेन के एआई मॉडल द्वारा वर्तमान में समर्थित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है, बाकी सभी भारतीय भाषाओं को शामिल करने की क्या योजना है। राजस्थान से बीजेपी के सांसद मदन सिंह राठौड़ का प्रश्न विदेश मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे पिछले 3 वर्ष के दौरान कॉन्फ्रेंस क्लियरेंस प्रणाली पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है, इनमें से स्वीकृत, अस्वीकृत और वापस लिए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है और युवाओं के रोजगार योग्यता बहुत कम है, अगर हाँ तो राज्यवार ब्यौरा क्या है और कारण क्या है। तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद अनिल कुमार यादव मंदादी का प्रश्न युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या सरकार ने क्षेत्रीय खेल विद्यालय करीमनगर तेलंगाना में विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए अपने किसी कार्यक्रम के तहत कोई निधि आवंटित की है, ब्यौरा क्या है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी की सांसद सामिक भट्टाचार्य का प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में स्थित बोरतिर बिल नामक मौसमी आर्द्रभूमि और बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण, मत्स्य पालन और स्थानीय आजीविका में इसके पारिस्थितिकी कार्यों की जानकारी क्या है। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में मेरे साथ इतना ही। अब से कुछ ही देर में ठीक 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है, जिसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं संसद टीवी पर। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।